Welcome dear students. As you know that we are discussing chapter wise very important question for your term 1. हम क्लास 10th के टर्म 1 पेपर के लिए मैथमेटिक्स के लिए बेसिकली हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव डन ऑलरेडी, वो हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। आई विल शेयर यू द लिंक। सो आप वहां से देखकर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ थर्ड चैप्टर एंड दिस सीरीज विल गो ऑन टिल द कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस। तो जब तक हम सभी चैप्टर्स फिनिश ना कर लें आपकी सीरीज ऐसे चलती रहेगी। आप चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करते रहिए एंड जस्ट प्रैक्टिस देम अलॉट टू अचीव गुड मार्क्स। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। So, condition for unique, infinite and no solution. I have combined all three types in a single question ताकि आपको ध्यान रहे। इसमें आपको तीनों की conditions identify करनी है। Respectively, it is according to sequence. So, unique आपकी first condition रहेगी, infinite second में देखना है and no solution last में देखना है। So, this is very important concept। ये शुरुआत से ही चलता है and इसमें से question काफ़ी आते हैं। सो यूनिक के लिए कंडीशन क्या होती है? यू नो दैट फॉर यूनिक सोल्यूशन a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Okay, for infinite all three ratios are equal, so a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c2. And for no solution, starting two are equal, a1 by a2 equal b1 by b2 not equal c1 by c2. So out of these four options, b has all correct values। इस बी ऑप्शन में सारे तीनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन। सो यू विल टिक ओवर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now second question is the point of intersection of the lines represented by 3x minus 2y is equal to 6 and x-axis is। आपको intersection point निकालना है जहां पर कौन intersect कर रहा है? This line is intersecting with the x-axis। x-axis के साथ intersect कर रही है। तो आप जानते हैं अगर x-axis पे कोई point touch करता है so always its coordinate are x, 0। जब point x-axis पर completely आ जाता है तो y coordinate 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें y 0 रहेगा। सो दैट मीन्स ईदर दिस ऑप्शन और दिस, इन दोनों में से एक आंसर रहेगा बिकॉज y इज 0 ओवर हेयर। तो ये कौन सा आंसर रहेगा हम इंटरसेक्शन से निकालते हैं। आपने देखा है इसमें कि जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ये वाली लाइन और एक्स एक्सिस, तो y की वैल्यू 0 रखी जाएगी। सो पुट y इज इक्वल टू 0 हेयर। सो विद द हेल्प ऑफ दैट हिंट यू कैन फाइंड आउट 3x minus 2 into 0 equals to 6, 2. So the option is 2 comma 0 because I got access to। In case if you get question यहाँ पर आपको y एक्सिस मिलता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे कि y एक्सिस पे आने का मतलब होता है 0 कॉमा y, यानी x 0 हो गया है। तो आपको x को यहाँ 0 पुट करके y कैलकुलेट करना है। सो दैट्स सिंपल। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। If x is equal to a, y is equal to b is the solution of the pair of, it should be equation x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। यानी ये जो दो x y की वैल्यूज आपके सामने है ये इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ दैट हिंट आपको a और b निकालना है। यू नो वेल कि जब भी आपको सॉल्यूशन दिए जाते हैं दे ऑलवेज सेटिस्फाई देयर ओन इक्वेशंस। हमेशा सेटिस्फाई करता है तभी उसको उसका सॉल्यूशन कहा जाता है। सो ये दोनों मिलकर इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और ये दोनों मिलकर इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। जब हम इन दोनों में पुट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, आफ्टर दैट आपको ए और बी की फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी एंड देन यू विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली टू गेट ए एंड बी। तो कैसे करना है, सी हियर। सो सिंस एक्स एंड वाई आर सॉल्यूशन, तो हम दोनों इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो जब भी आपको सॉल्यूशन बोला जाए आपको एक्स वाई की प्लेस पर इन वैल्यूज को पुट करना है। सो ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी a plus b equals to 4। Now we will use elimination here, that is up to you। आप इसमें substitution भी लगा सकते हैं, but it is easy to use here elimination, तो हम वही use करेंगे। 2a is equal to 6, this implies a is equal to 3। So I got a as 3, now put in any of the two equation, you will get b। तो किसी एक इक्वेशन में आप रख सकते हैं, चलिए नीचे वाली में रख लेते हैं। So हमने a की वैल्यू 3 पुट की, so 3 plus b equals to 4 and you'll get 4 minus 3, that is 1। So I got 3 as a and b as 1, so 3 comma 1 is our answer। So this was also easy।
Question number 4 now. The pair of equation x plus y equals to 1 and x plus y equals to minus 5 has one solution, two solution, infinite solutions or no solution. You have to see their nature कि इन दोनों इक्वेशन के कैसे सोल्यूशन आएंगे. तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. सो ट्राई टू शिफ्ट इट हियर. वैसे आप इसको दोनों को c को राइट साइड में भी रख के कर सकते हैं, बट ऑलवेज यूज प्रॉपर मेथड ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो. सो वी मस्ट हैव कांस्टेंट एट लेफ्ट साइड इटसेल्फ. तो इसको लेफ्ट में कैसे लाएंगे हम? सो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बिकम प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ यू हैव टू चेक इट्स नेचर. तो नेचर चेक करने के लिए आप जानते हैं या तो यूनिक हो सकता है जिसको हम बोलते हैं वन सॉल्यूशन, हो सकता है इनफाइनाइट, एंड इट लास्टली इट माइट बी नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो इन तीनों में से एक हो सकता है. तो तीनों की कंडीशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी ऊपर मैच की हैं. क्या क्या हो सकती हैं? तो सभी के लिए हमें तीनों रेशियोज चाहिए. कैसे निकालेंगे? a1 बाई a2. सो a1 बाई a2 निकालते हैं. चलिए, a1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ x. सो बोथ आर 1 1. जब कुछ ना हो तो 1 वील कंसिडर. सो 1 अपॉन 1. व्हाट अबाउट सेकंड रेशियो? v1 बाई v2. इट्स हैज कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट अगेन 1. यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट अगेन 1. सो सेम 1 बाई 1. Now last one is constant c1 by c2. So minus 1. जनरली what student makes mistake कि वो 1 लिखते हैं, इसका साइन नहीं इंक्लूड करते हैं, जबकि कोफिशिएंट में साइन आर कंपल्सरी. सो आपको माइनस 1 लेना है, नॉट ओनली 1. सो माइनस 1 अपॉन 5. यू सी केयरफुली, स्टार्टिंग टू रेशियोज आर इक्वल बट लास्ट वाला अलग है. तो ये कंडीशन बैठती है ये वाली, a1 अपॉन a2 इक्वल v1 by v2 but not equal to c1 by c2, and this represents no solution. क्योंकि ये कंडीशन नो सॉल्यूशन की होती है, सो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा. एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इक्वेशन देकर आपसे नेचर ऑफ ग्राफ पूछा जाए, तो ग्राफ कैसे बनेगा. तो याद आपको होगी ये चीज़ कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है. तो आप इंटरसेक्टिंग पर क्लिक करेंगे, आई मीन टू से मार्क करेंगे यहाँ. तो आप सेकेंड वॉज इनफाइनाइट सोल्यूशन. सो फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन ग्राफ कोइंसिडेंट आता है, के ऊपर एक लाइन लाई करती है. एंड फॉर नो सोल्यूशन ग्राफ इज पैरेलल, क्योंकि जब एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, टच ही नहीं करेंगे, तो सोल्यूशन कैसे बनेगा. सो जब भी नो सोल्यूशन बनता है तो लाइंस बिल्कुल दूर दूर पैरेलल चलती हैं. ठीक है, सो दिस वे वी आर डूइंग दिस चैप्टर. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Find the value of k for which the system of equations, these are two equations, are inconsistent. See, inconsistent is also an important term. इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे. तो ये कब एग्जिस्ट नहीं करता? जब आपका नो सॉल्यूशन होता है. इन केस इन एग्जाम अगर आपको मिल रहा है कंसिस्टेंट, सो कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना. तो सॉल्यूशन जब कंसिस्टेंट अगर आ जाता है, आपके पास 3 टाइप के तो सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन. तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना. तो एग्जिस्ट तो करेगा यूनिक में भी, चाहे वो एक सॉल्यूशन ही क्यों ना हो, बिकॉज यूनिक का मतलब 1 सॉल्यूशन होता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में यहाँ तो बहुत सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी आ रहे हैं. तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, चाहे वो एक करे या बहुत सारे करें. तो कंसिस्टेंट की कैटेगरी में दोनों आते हैं, और इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में सिर्फ नो सॉल्यूशन आता है जिसका कोई आंसर नहीं निकल सकता. सो देखते हैं आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, और दोनों इक्वेशन को कैसे डील करना है, लाइक दे हैव नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन से आपको के कांस्टेंट निकालना है. तो चलिए, वी नो फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन होती है a1 by a2 equal b1 by b2 not equal c1 by c2. So you have to learn all these three conditions well properly. और ये आपको पता है क्वेश्चन इससे जरूर आना है, कैसे भी आ सकता है. नेचर बताने को आ सकता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी बताने को आ सकता है, के निकालने के लिए आ सकता है. तो आना जरूर है. सो यू मस्ट लर्न दैम प्रॉपरली. तो अगर हम यहाँ देखें, इट इज नॉट प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म, सो वील कन्वर्ट इट. तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3y minus 4 equals to 0. It is already in standard form, constant left side में है. So now a1 by a2 means coefficient of x is 1 here, 1 by 3 equal b1 by b2 3 by k not equal minus 4 upon 12. So what they are asking in option में देखो कि k किसके बराबर हो सकता है, ये पूछा जा रहा है. तो आप वो फ्रैक्शन लेंगे जिसमें इक्वेलिटी है. इन केस आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए एग्जाम में कि k किसके बराबर नहीं हो सकता नो सॉल्यूशन के लिए, तो आपको ये दोनों आगे लेके चलना है जिसमें नॉट इक्वल का साइन है. सो अभी मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगी, जबकि एग्जाम में आपको सिर्फ k दिखाना है. अगर k पूछा गया है, मैं आपको दोनों इसलिए दिखाऊंगी ताकि इन केस आपसे ऑपोजिट इसका दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप तब भी सही आंसर करें.
So if I am solving this, so k into 1, k is equal to 9. So this is possible value of k. In case क्वेश्चन आता है नॉट पॉसिबल वैल्यू, तो आप इन दोनों को आगे बढ़ा दीजिए. ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 4 1 4 4 3 12. सो ये हो जाएगा हमारा k इज नॉट इक्वल टू -9, यानी k की वैल्यू -9 कभी नहीं हो सकती है. k की वैल्यू पॉसिबल 9 होगी. तो इसका मतलब अगर नॉट इक्वल की कंडीशन दी होती तो नॉट इक्वल -9 पे आपको कंफर्म करना होता अपना आंसर. चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p इक्वेशंस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस. p की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए दोनों कैसे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इंटरसेक्ट आप जानते हैं सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में करता है. तो यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली है. आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग ही तो होता है. सो यू विल गेट क्वेश्चंस इन एग्जाम इन दिस मैनर कि आपको इनडायरेक्ट वे में पूछा जाएगा, लेकिन पूछे यही तीन जाएंगे: यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन. सो इंटरसेक्टिंग बोला गया है तो यूनिक की बात चल रही है. एंड फॉर यूनिक कंडीशन आई नो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है. व्हाट इज a1 हियर? इसे भी हम चलो शिफ्ट कर लेते हैं. जरूरत वैसे नहीं है क्योंकि C1 C2 का इसमें रोल है नहीं, तो शिफ्ट करके कोई फायदा नहीं है. हम सिर्फ यहाँ फोकस करते हैं. a1 इज -3 अपॉन 2p, कोफिशिएंट ऑफ x, x के अलावा जो भी है. तो 2p इज द कोफिशिएंट. नाउ नॉट इक्वल लगाना नहीं भूलेंगे आप, बिकॉज इट इज गिवन इन कंडीशन. 5 अपॉन -3. So I'll multiply it. 10p is not equal to 9. p is not equal to, let me show it, 9/10. यानी p is not equal to 9/10. p ऐसा रियल नंबर होगा जिसकी वैल्यू कभी 9/10 नहीं हो सकती. इसके अलावा सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं. तो इसका मतलब कौन सा आंसर होना चाहिए? ऑल रियल वैल्यूज आर पॉसिबल एक्सेप्ट 9/10. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपका यूनिक सोल्यूशन आता है तो एक्सेप्ट होना चाहिए वहाँ, क्योंकि यूनिक की पहचान ही होती है वो ऐसा सोल्यूशन बताता है जो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो पॉसिबल ना होने वाला सोल्यूशन बताता है वो. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. Now question number 7. If 3x minus 2y equals to 4, 2x plus y equals to 5, these are two equations, then find m such that y is equal to x plus m. आपको क्या करना है? With the help of these two equations आपको m की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालेंगे? Further using this equation. तो जब भी आपके पास दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती हैं, so you can solve them with the help of elimination or substitution, whatever you feel better. तो एक्स वाई आप निकालेंगे, उसके बाद आपको थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई पुट करना है क्योंकि वो उसका भी सोल्यूशन है साथ साथ. फिर आपको एम निकालना होता है. सो लेट्स डू इट. सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus 2y equals to 4 एंड सेकेंड इज 2x plus y equals to 5. एलिमिनेशन लगाने के लिए यू रिमेंबर, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ -2 है लेकिन हम माइनस को अवॉइड करते हैं, हम खाली 2 से कर लेते हैं. आंसर सेम ही आता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. सो साइन नहीं लेना है, सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए. So my number is 3x minus 2y. ये 1 से कर रहे हैं हम. 3x 2y and 1 4 जा 4 and this implies 4x plus 2y equals to 10. Then put a line and then cancel the variable जो बिल्कुल सेम वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ हैं. तो y को हमने सेम इसीलिए बनाया है, ऑलरेडी साइन में डिफरेंस है, सो वी कैन कैंसिल डायरेक्टली. So 7x is equal to 14, x is equal to 2. So I got x as 2. अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में टू गेट y. चलिए हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में. So 2 into 2 plus y equals to 5. This implies 4 plus y equals to 5. So y is equal to 1. So I got both x and y. मुझे x and y दोनों मिल गए हैं. अब इन दोनों x y की वैल्यूज को I'll put in third equation to get my m. तो चलिए कैसे रखेंगे? y is equal to x plus m है तो y की प्लेस पर I'll put 1. So 1 is equal to x place I need 2 plus m. So 1 minus 2 is equal to m. m equals to -1. So on solution, on solving this equation basically I am just getting m is equals to -1. So A is the option which is correct. So I hope you are understanding these questions and this obviously they will help you a lot in your question paper. So आप लोग अच्छे से इनको practice करिएगा. Now question number 8. Solve 2 by x plus 3 by y equals to 13 and 3 by x plus 6 by y equals to 27. So I know ये स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल नहीं है क्योंकि वेरिएबल नीचे आ रहे हैं. तो वेरिएबल जब भी नीचे आते हैं या ऐसी फॉर्म में आते हैं
विच इज़ नॉट प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप उन्हें कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं इन मेन फॉर्म। तो उसके लिए आपने लास्ट एक्सरसाइज की होगी अच्छे से एनसीईआरटी में। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है रिड्यूसिबल मेथड पर, जिसमें आपको रिड्यूस करना होता है गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे करते हैं? तो दोनों में नीचे x आ रहा है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं 1/x को नया वेरिएबल u मान लेते हैं, एंड वी हैव y इन बोथ इक्वेशन इन डिनोमिनेटर, सो 1/y को हम v मान लेते हैं। तो इक्वेशन देखो कैसे चेंज होती है, इट विल बिकम 2u, क्योंकि 1/x तो हटकर u आ गया है, एंड इट विल बिकम 3v इक्वल्स टू 13, 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 21। ओके, चलिए आई गोट बोथ इक्वेशन, 2u 3v इक्वल्स टू 13, 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 21। देखिए एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट की ऊपर, इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई नीचे, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये सेम बन जाए। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ देखो ये 6 है, तो इस 3 को हम डायरेक्ट इक्वेशन 2 को, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं उसी मेथड से कि 6 ऊपर और 3 नीचे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। अब यहाँ तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है बहुत आसानी से। इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस कि आपको ये समझ आ जाए कि हम करते क्यों हैं ये काम, तो आप उसका आसान तरीका भी ढूंढ सकते हैं। सो 2 3 6 ये सेम बन रहा है, हमने खाली फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया है। सो आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 26, 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 21, एंड देन पुट अ लाइन, एंड आई एम जस्ट लुकिंग कि यहाँ साइन अलग अलग नहीं है, तो आई चेंज देयर साइन, माइनस माइनस माइनस, इट विल बी कैंसल्ड, u इज इक्वल टू 5। सो आई गॉट u एज 5। जब u 5 आ गया है, अब देखो ध्यान से बेटे, देखो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। अब आप यहाँ v भी निकालेंगे, है ना, u रखकर किसी भी इक्वेशन में v निकालोगे आप, फिर uv जब आ जाएगा तो uv की वैल्यू यहाँ रखोगे, 1/x 1/y के बराबर रखोगे, तो आपका x/y आ जाएगा ना। उसी में डायरेक्ट बताऊंगी बिना सॉल्व किए कैसे, क्योंकि आपको थोड़ा ऑप्शन भी देखने चाहिए कि सॉल्व करने की जरूरत है भी आगे या नहीं। देखो ध्यान से, u की वैल्यू 5 आ गई है, तो पहले x की वैल्यू निकालो। तो 1/x किसके इक्वल है ऑलरेडी, 1/x u के इक्वल है, यानी 5 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू बैठ रही है 1/5। नाउ सी, x की वैल्यू 2/5 दी हुई है, रॉन्ग, 1/2 रॉन्ग, 1/5 करेक्ट, एंड 2/3 रॉन्ग। देखो, तो इसका मतलब यही इसका आंसर है, मुझे y निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जरूरत कब होती, जब यहाँ 1/5 दो बार किसी ऑप्शन में होता, फिर y भी चेक करना पड़ता है उसके वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने इसे डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से ही देख लिया कि जब मेरा x सही मैच कर गया है और दूसरा x वहाँ है भी नहीं ऐसा, तो इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है। सो दिस वे यू विल रिड्यूस योर टाइम इन एग्जाम। ये आपके लिए प्लस पॉइंट की तरह भी काम करेगा एमसीक्यू पैटर्न, क्योंकि हम क्वेश्चन को आंसर खुद ही अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल से भी बता सकते हैं कि क्या आने वाला है। ओके, वैसे आप इसे पूरा करिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने आपको x की वैल्यू निकाल कर बताई है, आप u की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, नीचे रख दीजिएगा या ऊपर रख लीजिए, v आ जाएगा। जब u एंड v आ जाए, तो जैसे आई हैव कैलकुलेटेड x, ऐसे ही आप y निकाल सकते हैं, आपका यही ऑप्शन करेक्ट आएगा। Okay, now question number 9. A fraction becomes 4 when 1 is added to both the numerator and denominator, and it becomes 7 when 1 is subtracted from both numerator and denominator, and then the numerator of given fraction is. एक fraction है जो 4 के इक्वल हो जाता है अगर हम 1 ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। एज यू नो, वेन एवर वी आर गेटिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, तो हम x/y फ्रैक्शन सपोज करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। फ्रैक्शन की वैल्यू 4 हो जाती है अगर हम वन ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो हमने ऊपर भी ऐड किया, नीचे भी ऐड किया, और फ्रैक्शन को रखा 4, बिकॉज इट बिकम्स 4। इक्वेशन बनेगी यहाँ से फर्स्ट, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स y प्लस 1। So my equation is x minus 4y is equal to 3. Now let's read second condition to infer second equation. And it becomes 7, और फ्रैक्शन 7 बन जाता है when 1 is subtracted from both numerator and denominator. Now instead of addition, अब हम subtract कर रहे हैं 1, कहाँ से, दोनों numerator denominator से। तो I should write x minus 1 upon y minus 1, and it becomes how much, ये 7 के इक्वल हो जाता है, तो I'll put equal to 7। इक्वेशन बनेगी यहाँ से x minus 1 equals to 7y minus 7 minus 6, equation 2। Now I have to solve 1 and 2 using elimination। चलो इसे सॉल्व करते हैं to get x and y, और हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ जाएगा। हमने फ्रैक्शन x by y माना हुआ है भाई, ठीक है। सो यहाँ पर हम दोनों को रखते हैं, x minus 4y equals to 3, x minus 7y equals to minus 6। सी, हमेशा हम y को एलिमिनेट करते हैं तो
आसान है, मैं x को कर दूं क्योंकि x के कोफिशिएंट पहले ही सेम है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया है, सो 3y इक्वल्स टू 9, सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 आ गई है, अब किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, चलिए यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 1 में, सो x माइनस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 3, x minus 12 is equal to 3, x is equal to 3 plus 12, 15, and they were asking numerator हमने x माना हुआ है तो x की वैल्यू 15 and answer is 15. If they would be asking denominator तो आप आंसर 3 ऑप्शन टिक करते हैं, अगर डिनोमिनेटर पूछा जाता, फ्रैक्शन पूछा जाता तो फ्रैक्शन आप लिख देते, x अपॉन y है सो 15 अपॉन 3 विल बी द फ्रैक्शन, ठीक है, वो आपको 5 अपॉन 1 भी दे सकता है, 15/3 भी दे सकता है. Okay, so this way we have finished our some important questions of this chapter. Likewise, you can practice digits and upstream, downstream at home yourself. वो आप भी अच्छे से कीजिएगा. And I hope ये questions आपको help ज़रूर करेंगे exams में. तो आप do hard work and also watch previous videos ताकि आपके पास important content आपको मिल जाए. And in coming videos, we will be discussing remaining chapters. Thank you so much.